कभी सोचा है, एक शहर जिसे दिल वालों की दिल्ली कहते थे, जहां आने के लिए नारा लगता था चलो दिल्ली, आज वहीं से लोग कह रहे हैं भागो दिल्ली से। आखिर ऐसा क्या हो गया? कैसे देश की धड़कन एक जहरीला गैस चेंबर बन गई? चलिए आज इसी सच की परतें खोलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे जरूरी सवाल से। इसका असर यहाँ रहने वालों पर, उनकी सेहत पर आखिर हो क्या रहा है? ये सुनिए, ये कोई आम सलाह नहीं है। ये देश के एक टॉप लंग एक्सपर्ट की सीधी चेतावनी है कि अगर हो सके, अगर किसी के पास साधन है, तो कुछ वक्त के लिए दिल्ली छोड़ दें। मतलब सिचुएशन इतनी गंभीर है। पर कितनी? आइए अब इसके पीछे के नंबर्स देखते हैं। ये नंबर देखिए, 25 से 30। ये सिगरेट है। जी हाँ, दिल्ली की सर्दियों में अगर कोई सिर्फ सांस ले रहा है तो उसके फेफड़े उतना ही नुकसान झेल रहे हैं जितना दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने से होता है। फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्मोक करता है या नहीं, ये हवा ही काफी है। और जब ये रोज रोज का जहर, ये 25-30 सिगरेट वाला नुकसान सालों तक जमा होता है ना, तो उसकी कीमत उम्र से चुकानी पड़ती है। 8 साल। दिल्ली में रहने वाले एक औसत इंसान की जिंदगी इस हवा की वजह से 8 साल कम हो जाती है। अब ये तस्वीर देखिए, ये सच में हिला के रख देने वाली है। एक तरफ है हिमाचल जैसे साफ सुथरे इलाके के गुलाबी हेल्दी लंग्स, और दूसरी तरफ दिल्ली के फेफड़े, काले पदार्थों से जमे हुए। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? किसी भी स्वस्थ इंसान के फेफड़ों को इस हालत में बदलना शुरू होने के लिए दिल्ली की हवा में सिर्फ 48 घंटे काफी हैं। तो सवाल ये उठता है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या ये कुदरत का कहर है या कुछ और? चलिए इस पर्दे को हटाते हैं। सिंपल सा जवाब है, ये जो दिल्ली का संकट है, ये 90% इंसानों का बनाया हुआ है, मैन मेड। हाँ, लोग अक्सर इसके लिए ज्योग्राफी को, मौसम को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली गुनाहगार हम हैं। हाँ, एक बात सही है कि दिल्ली की जो ज्योग्राफी है वो एक बोल यानी कटोरे जैसी है। एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ अरावली, इनके बीच में हवा फंस जाती है, आसानी से निकल नहीं पाती। लेकिन यही तो पॉइंट है, भूगोल यानी ज्योग्राफी सिर्फ उस जहर को फंसाता है, उसे कैद करता है, पैदा नहीं करता। उस कटोरे को जहर से भरने का काम तो हम इंसान कर रहे हैं। सोचिए, कंटेनर कुदरत का है, लेकिन अंदर का सामान वो 100% मैनमेड है। तो चलिए इस जहरीले सूप की रेसिपी देखते हैं। आखिर वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इंसान इस हवा में घोल रहे हैं। लिस्ट देखिए, गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों का पॉल्यूशन, हर तरफ चलते कंस्ट्रक्शन की धूल, कचरे के पहाड़ों में लगने वाली आग, सड़कों पर उड़ती मिट्टी और हाँ, पराली का जलना। ये सब, हर एक चीज हमारी ही गतिविधियों का नतीजा है। अब इस लिस्ट में से एक चीज उठाते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, पराली जलाना। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, एक सरकारी पॉलिसी की जिसका अंजाम सोचा कुछ गया था और हो कुछ और गया। सवाल ये है कि आखिर किसान पराली जलाते ही क्यों हैं? क्या उन्हें मजा आता है या वो किसी सिस्टम के हाथों मजबूर हैं? ये टाइमलाइन इस पूरी गुत्थी को सुलझा देगी। ध्यान से देखिए, 2009 से पहले किसान मई में धान की फसल बोते थे। काफी टाइम मिलता था आराम से फसल काटने और खेत तैयार करने के लिए, सब ठीक था। फिर आया 2009 और जमीन के नीचे का पानी बचाने के लिए एक कानून बनाया गया। नियत बिल्कुल साफ थी, अच्छी थी। इसने कहा कि धान की बुवाई अब जून में होगी, मॉनसून के साथ। लेकिन इसका असर वो सूझा नहीं गया। अब फसल की कटाई सरककर सीधे नवंबर में पहुंच गई, ठीक गेहूं बोने से पहले। और अब किसान के पास क्या बचा? खेत खाली करने और अगली फसल बोने के बीच बस कुछ हफ्तों का छोटा सा टाइम। इतने कम टाइम में खेत साफ करने का सबसे सस्ता और सबसे तेज तरीका, पराली में आग लगा दो। मतलब पानी बचाने की एक अच्छी कोशिश अनजाने में हवा में जहर घोलने की सबसे बड़ी वजह बन गई। समस्या तो समझ आ गई, लेकिन इस पर समाज यानी हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ से कहानी एक और, शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मोड़ लेती है। एक बहुत ही गहरी बात कही जाती है, जब पॉलिटिक्स सॉल्यूशन नहीं दे पाती तो सोसाइटी उसे नॉर्मलाइज कर लेती है। यानी जब सिस्टम फेल हो जाता है तो लोग उस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर जीना सीख जाते हैं। जो गुस्सा था, जो विरोध था, वो धीरे धीरे आदत बन जाता है।
इस नॉर्मलाइजेशन का एक सबूत देखिए। इस साल दिल्ली सरकार का पोल्यूशन को रोकने के लिए यानी प्रिवेंशन के लिए बजट पता है कितना है? सिर्फ 3.9 करोड़ रुपए। और अब इलाज का मार्केट देखिए, एयर प्योरीफायर्स का बाजार, ये है 700 करोड़ रुपए का और हर साल 30% से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हिसाब साफ है ना? हम रोकथाम पर खर्च नहीं कर रहे, हम इलाज पर खर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह उससे बचने के तरीके खरीद रहे हैं। और इस नए नॉर्मल से समाज में एक नया बंटवारा भी हो गया है। जिनके पास पैसा है वो एयर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं, बंद एसी जिम में एक्सरसाइज करते हैं या कुछ दिन के लिए दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, वो इसी जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। और आयरॉनिकल बात यह है कि बहुत से लोग काम के लिए बिहार, यूपी से दिल्ली आते हैं, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर रोजी रोटी कमाने। तो क्या इसका सल्यूशन दिल्ली छोड़ देना है, जैसा कि शुरू में एक्सपर्ट ने कहा था? शायद ये इतना आसान नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों। असलियत ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की है ही नहीं, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। एक रीजनल क्राइसिस है। दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट उठाकर देखिए, दिल्ली के आसपास के कई शहर उसमें मिल जाएंगे। तो दिल्ली छोड़ना ज्यादातर लोगों के लिए बस एक भ्रम है, सल्यूशन नहीं। इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस एक दिन में खत्म नहीं होती। उनका पतन धीरे धीरे होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हुई। शायद हम भी अपनी आंखों के सामने अपनी हवा, पानी और जमीन को उसी तरह धीरे धीरे खत्म होते देख रहे हैं। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, जब किसी समाज में इलाज ही कल्चर बन जाए, प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने की जगह सिर्फ उसके सिम्टम्स से बचा जाए, तो क्या उस समाज का पतन तय नहीं है? दिल्ली को आज एयर प्यूरीफायर कल्चर की नहीं, प्रिवेंशन कल्चर की जरूरत है, ठोस नीतियों की जरूरत है। वरना इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करके हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं।